वेट लिफ्टिंग, इस खेल का जब जिक्र होता है तो बहुत से लोगों का यह कहना होता है कि बहुत आसान खेल है। आखिर करना क्या है? वेट उठाना है, नीचे रख देना है। लेकिन यह गलत है। यह खेल इतना आसान नहीं जितना देखने में लगता है। बहुत मुश्किल है खेल, और इसी खेल की मुश्किलों के बारे में और इस खेल में भारतीय वेटलिफ्टर्स के प्रदर्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय वेटलिफ्टर रवि कुमार से। रवि, अभी तक आपका अभ्यास जारी है। काफी लंबे समय से तो हम ही देखते आ रहे हैं, हम काफी लगभग 2 घंटे हो गए हमें यहाँ बैठे हुए। अभ्यास आपका चलता जा रहा है। हमें आखिरकार आपको टोकना पड़ा है आगे, क्योंकि आप हटने वाले नहीं हैं। कितनी देर करते हैं अभ्यास एक दिन? ये पर डे हम लोग सुबह से लेकर शाम का जो हमारा शेड्यूल होता है, टोटल अगर आवर्स देखा जाए तो मिनिमम 7 आवर्स हो जाता है, 6 to 7 आवर्स। तो ये हमारा सेशन वाइज होता है। मॉर्निंग 6 to 8 o'clock, फिर से 10 o'clock to 12:30, 1 o'clock, अगेन इवनिंग 4:30 to 8 o'clock। आमतौर पर जितने भी खेल होते हैं उसमें 1 या 2 ट्रेनिंग सेशन देखने को मिलते हैं। इस खेल में 3 ट्रेनिंग सेशन क्यों? इसलिए कि हम लोग का 3 मतलब फिटनेस वर्क भी इसमें ज़रूरत है। हम लोग को पावर ट्रेनिंग भी ज़रूरत है और हमको क्लासिकल भी ज़रूरत है। जो क्लासिकल होता है हमारा स्पेसिफिक वेट लिफ्टिंग के ऊपर होता है। तो जो वेट लिफ्टिंग जो पावर ट्रेनिंग है वो हमारा पावर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग होता है वो। और जो फिटनेस वर्कआउट है ग्राउंड में, इसलिए सुबह मॉर्निंग 6 to 8 इसलिए करते हैं कि हमारा इंड्योरेंस और फिटनेस वर्कआउट अच्छा रहेगा। बिल्कुल रवि, लेकिन अभी हम जब इस इंटरव्यू की शुरुआत कर रहे थे तो मैंने भारतीय जनता की राय बताई, बहुत से लोगों को जिनको लगता है कि खेल बड़ा आसान है। इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों, कितना आसान या कितना मुश्किल है ये खेल? एक्चुअली हम लोग 2 तरह के इवेंट्स होते हैं, एक स्नैच होता है और एक क्लीन एंड जर्क होता है। जो स्नैच में होता है कि ग्राउंड से सीधा ऊपर की तरफ लेके जाना होता है, और जो क्लीन एंड जर्क होता है जो पहले ग्राउंड से गर्दन तक लेके आनी पड़ती है, उसके बाद ऊपर को फोर्स करके फिनिशिंग करना पड़ता है। इसकी एक झलक दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों? श्योर, मैं पहले स्नैच में दिखाऊंगा आपको। ये जो अभी आपने लगाया ये स्नैच था? इसे स्नैच कहते हैं। बिल्कुल। इसे क्लीन कहते हैं और इसे क्लीन एंड जर्क कहते हैं। बिल्कुल। तो ये जो इवेंट्स है 2 तरह के डिफरेंट होते हैं। स्नैच में हम लोग कंपेरेटिव टू क्लीन एंड जर्क ज़्यादा उठाते हैं, क्योंकि स्नैच जो है वो सीधा ग्राउंड से हम लोग को ऊपर लिफ्ट करना पड़ता है, और क्लीन एंड जर्क जो है वो पहले ग्राउंड से लेकर यहाँ पर रखने, उसके बाद जो पुश है वो हम लोग ज़्यादा वेट उठाने के लिए कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और इस खेल में अगर बात की जाए, जब स्नैच लगाते हैं, बहुत से वेट लिफ्टर्स ऐसे होते हैं कि स्नैच कैटेगरी में सबसे चोटी पर होते हैं, लेकिन जब तक क्लीन एंड जर्क का टोटल निकल कर आता है स्नैच और क्लीन एंड जर्क का, बहुत नीचे आ जाते हैं। तो इसमें कुछ फेवरेट भी होता है कि किसी का कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी हो सकती है? हाँ, एक्चुअली ये होता है कि एक्चुअली डिपेंड होता है कि अपने टेक्निक के ऊपर, बेसिक के ऊपर, कि अपना बेसिक किस में अच्छा किया है उन्होंने, प्लेयर्स ने। जैसे स्नैच में कंपेरेटिव टू स्नैच से क्लीन एंड जर्क ज़्यादा ही होता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि स्नैच अच्छा हो जाता है, क्लीन एंड जर्क खराब हो जाता है। अगर जिस दिन स्नैच खराब होता है तो क्लीन एंड जर्क अच्छा हो जाता है। ऐसा कभी कभी होता है, पर कंपेरेटिव टू दोनों अच्छा ही करना पड़ता है, क्योंकि दोनों टोटल मिला के ही हमको गेम्स में मेडल मिलता है। स्नैच और क्लीन एंड जर्क का दोनों का टोटल मिला के ही हमको गोल्ड या सिल्वर या ब्रॉन्ज वही मिलता है। इन दोनों कैटेगरीज में जैसे बात की जाए स्नैच की और क्लीन एंड जर्क की, क्या दोनों में टेक्निकली भी कोई डिफरेंस है? जैसे कि 4 आर्म्स की ज्यादा जरूरत हो किसी में, या किसी में शोल्डर्स की ज्यादा जरूरत हो? कुछ ऐसा? वेट लिफ्टिंग में मैक्सिमम थाइस, बैक और शोल्डर, इन तीनों की बहुत ज़रूरत है। थाइस में हम लोग प्रॉपर लोड लेके हम उठते हैं, उसके बाद बैक में फोर्स लेके हम शोल्डर तक पहुंचाते हैं। उसके बाद जो शोल्डर का एक्शन होने के बाद जो फिनिशिंग होता है वो हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ये 4 आर्म्स का ये सब कुछ इसका इन्वॉल्व है, बट मैक्सिमम हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं हमारा थाइस, बैक और शोल्डर के लिए। और इसमें इंजरीज के भी आसार रहते हैं बहुत? यस, ऑब्वियसली अगर इतनी हार्ड कंपटीशन करते हैं, इतनी वेट रोज हम लोग हमारा बॉडी में डेली का 20,000 किलो पर डे हमारा लोड आता है बॉडी में, तो ये तो ऑब्वियसली हमारा इंजरी होना ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर हम लोग मैक्सिमम इग्नोर करते हैं इंजरी को, और उसी तरह हम ट्रेनिंग कंटिन्यू करके
अपना जो कंपटीशन से पहले पूरे सिक्योर रहते हैं और हमने एक एक घंटे मतलब एक एक दिन हम बहुत ही मैनेज करके और बहुत बच के हम निकालते हैं इसमें। बिल्कुल। रवि, इंजरीज की बात हो रही है, आपको अपने करियर के दौरान कभी कोई सीरियस इंजरी का सामना करना? ऑब्वियसली मेरे ओलंपिक गेम से पहले मैंने अपने शोल्डर में सर्जरी करवा लिया था। मैंने जैसे मेरा शोल्डर रोटेटर कप में मेरा स्लैप टियर हो गया था, जिससे मैंने ऑलरेडी सर्जरी हो चुका है मेरा लेफ्ट शोल्डर पे। तो इसलिए मेरा एक्चुअली इस कॉमनवेल्थ गेम्स में जो मेरा सिल्वर मेडल रहा, मेरा जो प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं रहा, इसलिए मेरा मेडल नहीं रहा, मतलब सिल्वर रहा, गोल्ड मेरा मिस हुआ। तो मेरा सबसे बड़ा इंजरी यही है कि मेरा रोटेटर कप में टियर था और उसको मैंने 2012 नवंबर 22 को मैंने ओलंपिक गेम्स के बाद मैंने ये सर्जरी करवाया था। जब ये इंजरीज होती हैं, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं कि इंजरी इतनी सीरियस हो जाती है, उसके बाद रिकवर करना और वापसी करना मैदान पे मुश्किल हो जाता है। कभी आपके मन में ऐसा डर नहीं आया कि इंजर्ड हो गए हैं, अब मैदान पे वापसी कैसे करेंगे? यस, ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे बहुत ही ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि सभी ने यही मैंने जितना भी देखा था कि जिसने शोल्डर का सर्जरी किया है उन लोगों ने कभी भी गेम में वापस नहीं आ पाए। तो मेरे लिए एक चैलेंज था और ऊपर से मैंने काफ़ी बैड कमेंट्स भी मिला था ओलंपिक गेम्स के बाद अबाउट डोप, मतलब मेरा जो कैरियर है उसके ऊपर काफ़ी बैड कमेंट्स मिले थे। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज था कि मुझे प्रूफ करना है बोलकर। मेरे खुद कलीग्स जो है, मेरे खुद वेट लिफ्टर्स कुछ है, उन्होंने सभी ने ये मान लिया था कि रवि ख़त्म हो चुका है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब टारगेट हो गया था कि सभी को जो गलत है जो उसको मैं प्रूफ करके अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करके मैं फिर से एक कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लूंगा, और वो मैंने आज प्रूफ कर लिया, कर भी दिया। बिल्कुल सही। कॉमनवेल्थ गेम्स की आपने अभी चर्चा की, तो उसके बारे में बात करना भी ज़रूरी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आपने 77 किलोग्राम भार वर्ग में हासिल किया। आपने जो खुद की परफॉर्मेंस थी, सिर्फ वो अगर आंकी जाए, अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं? नहीं, एक्चुअली मैं इस मेडल से तो खुश हूँ, क्योंकि इतने दिनों के बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने एक बड़ा प्लेटफॉर्म फिर से चढ़ा। तो इसमें अगर मेरा जो पर्सनल बेस्ट था, मैंने 150 स्नैच किया था और 187 क्लीन एंड जर्क किया था। अगर इसी को अगर मैं रिपीट कर लेता कॉमनवेल्थ गेम्स में तो मेरा नॉर्मली गोल्ड मेडल आ ही जाता और मैंने एक रिकॉर्ड भी कर लेता। पर मैंने वहाँ पर मेरा बेस्ट से मतलब बहुत ही कम परफॉर्मेंस किया, उस वजह से मेरा सिल्वर भी रहा। उस बात का दुख है कि मेरा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाया। अदरवाइज ओवरऑल मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट मैं इंडिया के लिए मेडल लेके आया, सिल्वर मेडल लेके आया। आपने सिल्वर मेडल जीता। आपके इवेंट की एक बड़ी खास बात ये थी कि गोल्ड मेडल जो था आपकी झोली में नहीं आया, लेकिन एक हिंदुस्तानी की झोली में आया। सतीश शिवालिंगम ने इस इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया। वो एक अपकमिंग स्टार है, मैं ये बहुत गर्व से बोल सकता हूँ कि वो एक जूनियर है और वो आने वाले दिनों में एक हिस्ट्री कायम कर सकते हैं, क्योंकि वो यूथ है अभी। और मेरे लिए वो भी एक फाइटर ही है, पर जब हम ट्रेनिंग करते हैं एक नॉर्मल से रहते हैं और कंपटीशन में जाके हम फाइटर होते हैं। पर इस बात का खुश है कि वो हमारा जो मेडल था वो इंडिया को ही आया, और इस बात का कोई दुख नहीं है कि मतलब मेडल मेरा मिस हुआ, क्योंकि एनी हाउ मेरा जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ 4 महीने का था और सतीश जो है वो लास्ट 1.5 साल से उसने मेहनत किया है, तो ऑब्वियसली उसको वो मेडल जाता ही है। तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि वो मेडल ले लिया या। लेकिन आने वाले समय में आप सतीश को हराने की भी सोच रहे हैं? यस, ऑब्वियसली मेरा यही टारगेट रहेगा कि मैं सतीश कुमार को बीट करूं, और ऑब्वियसली मैं जो अपना जो 69 कैटेगरी में मैं जो हाईलाइट में था और जो मैंने नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे मेंटेन करके आया हूं, जो लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने जो रिकॉर्ड के साथ मैंने मेडल लिए थे, तो वो मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि मतलब सब कुछ ख़त्म नहीं होता है, अगर ट्राई करने से सब कुछ सक्सेस होता है। तो वो मैं फिर से प्रूफ करना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली और 2 साल गेम करना चाहता था, उसके बाद गेम छोड़ना चाहता था, पर मैं अभी मेरा प्लान चेंज कर रहा हूँ कि नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं फिर से 77 में खेलूँगा और मैंने वहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करूँगा। ये बड़ी अच्छी सोच बताई आपने और बड़ा अच्छा लगा आपकी पॉजिटिव सोच को सुनकर। वेट लिफ्टिंग के खेल में कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार 14 पदक हाथ में है, 3 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और टोटल 12 मेडल्स है हमारे आउट ऑफ 15 से। बिल्कुल, आउट ऑफ 15 से। तो जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी उससे कितने सेटिस्फाइड हैं? हम बहुत ही खुश हैं, क्योंकि इस बार लास्ट टाइम हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में 8 ही मेडल्स थे, उसमें हमारे सिर्फ गोल्ड 2 ही थे। इस बार हमारे गोल्ड 3 आ गए हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और काफ़ी सारे सिल्वर मेडल आए हुए हैं। आई थिंक 4 सिल्वर मेडल आए हुए हैं, यस 4 सिल्वर मेडल आए हैं।
तो ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव थिंक है, पॉजिटिव है हमारे लिए, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमने इम्प्रूव कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम डोप से बच रहे हैं। मेन बात है कि हम लोग डोप को पूरा एक साइड में रखा है। आपने देखा होगा लास्ट जो कॉमनवेल्थ गेम से पहले हमने जो फेस किया था उसको हमने प्रूव किया, और अभी तक अब वो प्रूव करे आ रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे हमारा नाम भी अभी काफ़ी अच्छा है। और तो आप सेटिस्फाइड भी हैं काफी हद तक? यस ऑब्वियसली हम लोग बहुत ही सेटिस्फाइड है, और ये मेडल्स हमारे लिए बहुत ही आने वाले दिनों में और आने वाले जूनियर्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव सेंस है ये। आप सभी मेडल विनर्स नेशनल कैंप्स में इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे अभ्यास करते हैं, यहीं पर आपके कैंप्स लगते हैं NIS पटियाला में मैक्सिमम। तो माहौल पूरे कैंप के दौरान कैसा है? यहाँ पर भी कंपटीशन स्पिरिट ही रहती है या यहाँ पर भाईचारे से रहते हैं आप सब? नो एक्चुअली ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हम लोग आपस में लड़ते हैं, मतलब ड्यूरिंग द ट्रेनिंग में, क्योंकि फाइटर तो फाइटर ही होते हैं और ट्रेनिंग में ज़रूरी होता है फाइट करना, नहीं तो हम लोग अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उस वहाँ तक हम रीच नहीं कर पाते हैं। तो ट्रेनिंग के बाद हम लोग एक दूसरे को पूरा टीम एक साथ रहता है, और स्पेशली लड़कों का टीम में काफ़ी यूनिटी ज़्यादा है, और हम लोग काफ़ी एकता साथ रहते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। तो इसलिए हम लोग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हम फाइटर रहते हैं, अदरवाइज हम लोग बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हो चुकी हैं और बहुत सी अचीवमेंट्स आप हासिल कर चुके हैं, तो अपने लिए आगे क्या एम सेट किया है? अभी फ़िलहाल सर देखिए कि एशियन गेम्स का जो प्रिपरेशन होना चाहिए अभी मेरा उस लेवल का नहीं है। फिर भी मैं ये बोलूँगा जो मैंने ट्रेनिंग बेस्ट किया है, अगर मैं उसको रिपीट करता हूँ और सतीश उसको रिपीट करता है, हम दोनों का मेडल टैली में हम आ सकते हैं। और हमारे फ्लाई वेट में भी ऐसा हो सकता है कि अगर वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस निकाले तो हमारा मेडल आ सकता है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि हम हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ पर दें, पर हम ये नहीं कह सकते कि कितना फाइट रहेगा और क्या है, बट अपना बेस्ट निकालेंगे। और आने वाले दिनों में जो एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप ये दोनों है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारा ओलंपिक क्वालिफिकेशन राउंड है, तो हम होप कि हम लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप में बर्थ भी हम कंफर्म करेंगे ओलंपिक्स के लिए। लेकिन भारतीय जनता अब क्या उम्मीद लगाए? पदक आ सकते हैं? पदक आ सकते हैं, पदक आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर हम अपना पूरा एफर्ट करेंगे और जो हो सके वो हम पूरी कोशिश करके हम लोग कुछ ना कुछ इंडिया के लिए मेडल लेकर आने की कोशिश करें। और साथ ही हमारी जनता को एक बार ये भी बता दीजिए कि वेट लिफ्टिंग का खेल इतना आसान नहीं है। यस ऑब्वियसली मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वेट लिफ्टिंग आसान गेम नहीं है। इसको लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ वेट उठाना और वेट गिराना होता है, बट हमको पता है कि वेट को कितनी हासिल करनी पड़ती है, किस स्टेज से हमको लेके जाना पड़ता है। और जो चाइल्डहुड से हम ट्रेनिंग करते हैं, मैं जो वेट लिफ्टिंग से लास्ट 10 साल से मैं गेम कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही मायने है। और जनता को मैं ये बताऊंगा कि कंपेरेटिव टू अदर गेम्स, अदर पावर गेम्स, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और रेसलिंग, ये सारी जो इवेंट्स है बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन्स है और बहुत ही टफ होता है कंपेरेटिव टू अदर गेम्स। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अदर गेम्स भी बहुत ईजी है, अपने अपने जगह वो भी अपनी फेस करते हैं, बट वेट लिफ्टिंग आसान नहीं। वेट लिफ्टिंग आसान नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने रवि, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप अपना जो सक्सेस रन है इसको जारी रखें और आने वाले समय में भी भारत की झोली में पदक डालते रहें। थैंक यू। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। तो ये थे रवि कुमार, और रवि का कहना है कि अभी तक जो उन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया उससे वो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि आने वाले एशियन गेम्स के लिए वो तैयार हैं और साथ ही अगले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए वो अपनी कमर कस चुके हैं। परवेज संधू, ABP न्यूज़, पटियाला।